हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। आज हमारी लक्ष्यवर्धिका सीरीज की 6th क्लास है। आज हम 2 दिसंबर 2020 की शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे, जिसमें हमारे जो मैथ के जो सिर्फ 15 क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हेनरी एक कंपनी में काम करता है। उसके मासिक वेतन में से 25% वह घर के किराए पे, 15% बच्चों की फीस पर और 18% अन्य मदों पर खर्च कर देता है। यदि उसकी मासिक बचत, यहाँ पे क्या दे दिया, बचत दे दी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे उसने खर्च कितना किया। 25, 15, 40 और 18, 58% उसने खर्च कर लिए। तो यहाँ पे अगर 58% उसने खर्च कर लिए तो बचाया कितना, 42%। और 42% के बदले उसके रुपयों में कितना बचाया, 7,560 रुपये। तो 7,560 रुपये कितने के बराबर, 42% के बराबर। और यहाँ पे क्या पूछा है, मासिक वेतन पूछा है। तो मासिक वेतन कितना होता है अपने आप का, 100%। तो 100 से गुणा कर देंगे। 7 छिक्के 42, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 0, 7 8 56, 0। 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 8 48, 0। तो कितना आ गया, 18,000 रुपये आ गया उसका मासिक वेतन। ठीक है, जो हमारा है सेकंड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 2, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है। वह 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, 1/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर और शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 40% छूट पर बेचता है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, ऐसी कोई भी वस्तुएं, सबसे पहले हम यहाँ पे वस्तुएं मान लेंगे कि हमारे पास वस्तुएं टोटल कितनी है, हम सिर्फ मान रहे हैं उन वस्तुओं को। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो हमने वस्तुएं मान ली टोटल 500, ताकि हमारा पूरा पूरा कट जाए वो चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 100% था मूल्य, अब वो मूल्य कितना हो गया, 132%, या फिर 100 से हो गया हमारा 132। ठीक है, यानी कि हम 100 में चीज़ लेके आए थे, अब हमने उसका अंकित मूल्य कर दिया 132। अब देखो 3/5 वस्तुओं को, यानी 300 वस्तुओं को उसने कितने में बेच दिया, 132 के हिसाब से। तो 300 वस्तुओं को किसके हिसाब से, 132 के हिसाब से बेच दिया। प्लस अब 100 वस्तुओं को कैसे बेचा है, 20% छूट पर। तो 100 वस्तुओं पर 20% की छूट यानी कि 80, यानी कि जो कुल मूल्य हमें मिला है वो 80 वस्तुओं का मिला है ना। तो 80 वस्तुओं का मूल्य 132 के हिसाब से ही मिलेगा। ठीक है, प्लस नेक्स्ट में क्या है, बची हुई वस्तुओं पर 40% छूट दी। तो बची हुई 100 वस्तुओं पर 40% की छूट दे दी, यानी कि 40 वस्तुओं की छूट दे दी, यानी कि जो हमें मूल्य मिला वो कितनी वस्तुओं का मिला है, मूल्य हमें 60 वस्तुओं का। ठीक है, किस हिसाब से, 132 के हिसाब से। यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ से एक चीज़ देखो कि हमें टोटल कितनी वस्तुओं का मूल्य हमें मिला है। तो अब यहाँ पे देखो कितनी वस्तु, 500 वस्तु थी, अंकित मूल्य कितना है, 132 के हिसाब से। अब बेच दिया कितने में, 300 गुणा 132, ये टोटल देखो कितनी, 300 और 80, 380 और 60, 440 वस्तुओं का मूल्य मिला हमें 132 के हिसाब से। लेकिन ये 500 वस्तु हम लेके किस हिसाब से आए थे, 100 रुपये के हिसाब से, है ना। क्रय मूल्य तो हमारा यही था, 500 तो हमने सिर्फ वस्तुएं माननी है, क्रय मूल्य तो हमारा 100 ही था, अंकित मूल्य तो हमने अपने हिसाब से किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इतना तो हमारा हो गया विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्रय मूल्य था हमारा कितना, टोटल 50,000, है ना। 500 के हिसाब से 500 गुणा 100 कितना था यहाँ पे, 50,000। और ये आ गया हमारा विक्रय मूल्य। करके देख लेते हैं, 132 की 44 से, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 1 4 एकम 4, 1 528, 8 0 8 5। तो यहाँ पे देखो 5808 और 1 0 और, मतलब 58,080 रुपये हमारा है विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमारा यहाँ से कितना आ गया, 50,000 रुपये। तो 8,080 रुपये का यहाँ पे हमें लाभ हो रहा है, किस पे, 50,000 रुपये पे, गुणा 100। 2 जीरो से कट गई हमारी 2 जीरो, 1 जीरो से कट गई 1 जीरो, सोल्व किया तो हमारा कितना आ गया, 16.16% का लाभ। ठीक है, जो हमारा है फोर्थ ऑप्शन में।
कैलकुलेशन लंबी ना करने के लिए हम क्या करेंगे, हम वस्तुओं को मान लेंगे और ऐसी वस्तुओं को मानेंगे जिसकी कैलकुलेशन हमारी इजी पड़े। ठीक है, तो हमने 500 वस्तुएं मान ली यहाँ पे, टोटल 500 वस्तुएं लेके आए थे 100 के हिसाब से, और हमने बेची कितनी वस्तुएं हैं वो निकाल लेंगे, और किस हिसाब से बेची हैं, अंकित मूल्य पे बेची है ना। छूट हमने वस्तुओं में निकाल ली, न कि रुपयों में। रुपयों में निकालते हैं तो कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती है हमारी यहाँ पे। तो हमने क्या निकाल लिया, वस्तुओं पे हमने यहाँ पे छूट निकाल ली, वस्तुओं पे छूट निकाल ली, हमारा विक्रय मूल्य आ गया, तो हमारा लाभ प्रतिशत आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के अंकों का औसत 64 है, 20% छात्रों के अंकों का औसत 91, 25% छात्रों के अंकों का औसत 31 रहा, तो शेष छात्रों का अंकों का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे देखो 100% छात्र हैं, यानी कि मान लेते हैं 100 ही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आगे परसेंटेज में दे रखा है, हमें छात्रों की संख्या दे नहीं रखी। अब देखो 100 का औसत कितना दे दिया, 64, 20 का औसत कितना, 91 है ना, और 25 का औसत कितना, 31। अब यहां देखो 20 छात्रों का कितना दे दिया, 91, 25 का कितना दे दिया, 31। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी ज्यादा, 20 छात्रों का औसत 91, 64 से कितना ज्यादा, 27, कितनों में, 20 में। तो ये तो वाली संख्या तो हो गई प्लस की, क्योंकि ज्यादा है, माइनस क्योंकि यहाँ पे ये कम है, कितना कम है, 64 माइनस 31 कितना कम, 33 कम, और कितने बच्चों में, 25 में, बटा ये वाला औसत कवर कौन करेगा, जो बचे हुए छात्र हैं वो। तो बचे हुए छात्र कितने हैं, 55%, यानी कि 55, क्योंकि हमने 100 माना है, तो बटा 55। तो अब देखो 27 दूनी 54, 540 हो गया प्लस का, माइनस 25 75, 7 25 75, और 7 कितना हो जाएगा, 82 बटा 55। अब यहाँ पे देखो 825 में से 540 घटा देंगे, है ना, तो कितना बच जाएगा, 5 8 और 2, 285 बटा 55। तो कितने पे चला जाएगा, 5 पे, 5.2। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 69.2, क्योंकि पहले से औसत कितना, 64। ये वाला औसत ये लोग कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस में है, अगर यहाँ पे प्लस में होता तो ज़्यादा होता इनका, तो बचे हुए छात्रों का औसत कम हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखो माइनस में है, तो माइनस में है तो बचे हुए छात्र हैं उनका औसत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में, ए और सी मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त। तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी ना, ए और बी कितने दिनों में, 10 दिन में, बी प्लस सी कितने दिनों में, 15 दिन में, और ए और सी कितने दिन में, 20 दिन में। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आ गया 60, तो इसकी कार्य क्षमता 6, 4 और 3। अब देखो ए, यहाँ पे देखो 2A 2B 2C, तो 2A प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितनी आ गई, 6 और 4 10 और 3 13, और तीनों की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 2 यहाँ पे भाग में हो जाएगा। सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, देखो तीनों की मिला के कार्य क्षमता कितनी आ गई, 13 बटा 2, माइनस बी, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है यहाँ पे, 6 इसमें से घटा देंगे तो 1, सी अकेले की कार्य क्षमता यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 बटा 2, तो 60 बटा 1 बटा 2 से करेगा तो ऊपर गुणा 2, तो कितनी कार्य क्षमता हो जाएगी, सॉरी कितने दिन लगेंगे सी को अकेले को, 120 दिन, जो हमारा है 4th ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 5, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनखंड हो। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो क्या दे दिया, 2 अंकीय संख्या, और जो ऑप्शन दिया उसमें सिर्फ 2 अंकीय संख्या एक ही दी है और वो है 11, तो इसका आंसर तो सीधा सीधा 11 हो जाएगा। लेकिन मान लो यहाँ पे 10 11 12 13 कुछ भी और आंसर दिए होते तो फिर कैसे करते,
तो यानी यहाँ पे बोला है कि पलट के संख्या को जोड़ा, तो पलट के 11 को पलट के जोड़ेंगे तो 11 ही होगा, और 22 11 से पूरा पूरा भाग जाएगा, यानी कि उसका गुणनखंड होगा। यही हमसे पूछा है कि 2 अंकीय संख्या हो जिसके अंकों को पलटकर उसी का योग और उसी का गुणनखंड हो। ठीक है, यही हमसे पूछा है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर 6, एक ऋण का भुगतान 5,808 की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी गणना वार्षिक तौर पर होती है 10% है, तो ऋण की कुल राशि क्या है? तो यहाँ पे देखो, जब पहले वर्ष की किस्त दी जाएगी तो उस पे 10% का ब्याज होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो 5,808 रुपये, यहाँ पे ब्याज कितना 10%, तो टोटल राशि 100 से कितनी हो गई 110, है ना। तो जो हमने पहली किस्त दी है उसमें 10% ब्याज दिया है, तो 10% ब्याज दिया है तो ये वाली राशि हमारी 110 के बराबर है, गुणा 100 प्लस जो हमने सेकंड किस्त दी है, किस्त तो हमारी सेम है 5,808 रुपये की, लेकिन यहाँ पे क्या है चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पे देखो दूसरी साल जब हम किस्त देंगे तो 10% तो पहले साल का ब्याज, 10% दूसरे साल का ब्याज, और 10 का 10% यानी कि ब्याज का ब्याज और देंगे, तो 10 का 10% करते हैं तो कितना परसेंट ब्याज बन जाएगा दूसरे साल तक 21% का ब्याज, यानी कि ये जो राशि है ये कितने परसेंट के बराबर है 121 के बराबर, गुणा 100। तो ये हमारी टोटल अमाउंट मूलधन में आ जाएगा। पहली किस्त का भी मूलधन निकाल लेंगे, दूसरी किस्त का भी मूलधन निकाल लेंगे, हमारा टोटल मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 0 से कट गया हमारा 0, 11 से काटेंगे तो देखो 11 पंजे 55, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, तो यहाँ से कितना आ गया 5280 रुपये प्लस 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 से फिर से सेम कट जाएगा 528 पे, 11 से काटेंगे फिर से 11 चौके 44, 11 अठे 88, तो 4800 रुपये बन गए हमारे यहाँ से। तो यहाँ से देखो टोटल अमाउंट हमारा मूलधन में कितना आ गया अब 10,080 रुपये। ठीक है, ये हमारा बन गया मूलधन जो हमारा है सेकंड ऑप्शन में। किस्त वाले सवाल में हमेशा ऐसे ही करते हैं कि पहली किस्त में हमने कितना ब्याज दिया है और दूसरी किस्त में हमने कितना ब्याज दिया है, उसके हिसाब से हमारा मूलधन निकलता है। डायरेक्ट नहीं निकलता कि सीधा 2 से गुणा कर दिया और 121 से भाग दिया। ठीक है, अलग अलग निकलता है हमेशा किस्त में। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रकाशक थोक विक्रेता को एक पुस्तक 30% के लाभ पर बेचता है। थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को वह पुस्तक 25% के लाभ पर बेचता है। फिर वह पुस्तक ग्राहक को 20% लाभ अर्जित पर 312 रुपये में बेची जाती है। थोक विक्रेता के लिए पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मान लो कि जो वस्तु की क्रय मूल्य था या लागत मूल्य था वो था 100 रुपये। तो सबसे पहले क्या हुआ 30% लाभ पे प्रकाशक ने उसको थोक विक्रेता को बेच दिया। तो कितने में बेचा 130% में। उसके बाद थोक विक्रेता ने क्या किया खुदरा विक्रेता को बेचा, लेकिन कितने पे 25% लाभ पे, यानी कि 125/100 में गुणा। उसके बाद खुदरा विक्रेता ने भी क्या किया उसको ग्राहक को 20% लाभ पर बेचा, यानी कि कितने में बेचा 120/100 में। तो ये वाला जो मूल्य है वो कितने रुपए के बराबर है 312 के बराबर। ठीक है, तो अब देखो 0 से कट गया 0, 0 से कट गया 0, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 3 से 4 से कट गया 3 पे, 3 पंजे 15, 15 तिया 45, 4 15 एकम 15 और 4 19, 195% के बराबर कितना रुपया आ गए 312। 1% के बराबर बटा 195। अब देखो अब पूछा क्या है, अब यहाँ पे हमसे वस्तु का लागत मूल्य नहीं पूछा, अब हमसे पूछा क्या है थोक विक्रेता के लिए, यानी कि थोक विक्रेता ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो थोक विक्रेता का रोल कितना है 130% में, उसने कितने में खरीदा 130% में खरीदा है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 130 से
गुणा करेंगे। 100 से नहीं करेंगे, 100 से करेंगे तो हमारा लागत मूल्य आ जाएगा, लेकिन हमसे लागत मूल्य नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, थोक विक्रेता ने उसे कितने रुपए में खरीदा। तो थोक विक्रेता ने खरीदा 130 में। ठीक है, अब काटो। 13 से काटेंगे, देखो 13 से कट गया 10 पे, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 5 से कट गया 2 पे, 5 से 3 पे, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 चौके 12, तो कितना आ गया 208 रुपये। ठीक है, थोक विक्रेता का क्रय मूल्य कितना था, 208 रुपये, जो हमारा है सेकंड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 6060 को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से में से 15 रुपये, बी के हिस्से में से 20 रुपये और सी के हिस्से में से 25 रुपये कम कर दिया जाए तो उनके हिस्सों का अनुपात 5:7:8 हो जाता है। सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना दे दिया, 5:7:8, और क्या बोला है 15 रुपये ए से कम करे, बी से 20 रुपये और सी से कितने कम करे, 25 रुपये कम करे, तब जाके हमारा ये वाला अनुपात हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6060 में से ये वाला जो अमाउंट इसने घटाया है ये सीधा ही घटा देंगे, जो बचा हुआ राशि है वो हमारा इस अनुपात में बचा हुआ है। तो देखो 15, 20, 35 और 25 60, तो 60 यहाँ से घट जाएगा। तो अब हमारे पास अमाउंट कितना बचा है, 6000 रुपये। तो 6000 रुपये हमने इस अमाउंट में बांटने हैं, तो इस अमाउंट में बांट देंगे। तो 5, 7 और 8 कितना हो गया, 20, अनुपात में वैल्यू हमारी है 20, और टोटल रुपये हमारे पास हैं 6000। तो सी का हिस्सा कितना बन जाएगा, 6000 बटा 20 गुणा 8, क्योंकि सी का हिस्सा कितना है 8, तो 20 से कट जाएगा 300 पे, 8 तिया 24, 2400 रुपये बन गया सी का हिस्सा। ठीक है, अब क्या है, सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी। तो इसमें क्या है, इसका 25 रुपये कम करें हमने सी के नाम के, तो इसमें 25 रुपये और ऐड कर देंगे। तो अब सी की मूल हिस्सेदारी कितनी थी, 2425 रुपये। ठीक है, जो हमारा है सेकंड ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 9, एक गाय 20.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में खूंटे से बंधी है। रस्सी की लंबाई कितनी है, 10.5 मीटर। घास के मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल होगा जिसमें गाय नहीं चर सकती। यहाँ पे देखो एक वर्ग है, एक वर्गाकार मैदान है, और किसी एक कोण, इस वर्ग की भुजाएं कितनी दे दी, 20.5 मीटर। ठीक है, अब क्या बोला है कि यहाँ पे एक गाय बंधी हुई है और इसकी गाय की रस्सी की लंबाई कितनी है, 10.5, यानी कि यहाँ तक जा सकती है गाय और यहाँ तक, और राउंड में यहाँ तक घूम सकती है ना, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती वो इधर से उधर। और क्या पूछा हमसे, ये वाले हिस्से का हमसे क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, अब देखो अब कैसे निकालेंगे, देखो वर्ग का क्षेत्रफल सबको पता है, ए स्क्वायर माइनस, अब क्या है, ये वाली है हमारी वर्त, बन गया एक वर्तखंड, और कौन सा हिस्सा है वर्त का, 1/4 हिस्सा है ना, क्योंकि वर्ग है पूरा, और ये है 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री टोटल कितना कोण होता है, 360, तो 360/90 कितना हो गया, 4th हिस्सा हमारा ये हो गया वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² और बटा 4, क्योंकि यहाँ पे चौथा हिस्सा है हमारे वृत्त का। तो ये वाला सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे आर भी दे रखा है हमें, आर क्या है 10.5 मीटर, और ए हमें दे ही रखा है ना, इसमें से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा आंसर, जो हमारा होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आप खुद करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 10, एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाना है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखो लंबाई कितनी दे दी, 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है ना,
चौड़ाई दे दी कितनी, 4 मीटर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो दोनों को सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। ये है 350 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 400 सेंटीमीटर। क्या करना है, वर्गाकार टाइल्स लगानी है। तो पीछे की क्लास में भी हमारा या पीछे के पेपर में भी हमारा सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन था। तो मैंने क्या बताया था कि दोनों का क्या करेंगे, गुणनखंड। दोनों के कर लेंगे हम गुणनखंड। दोनों के गुणनखंड किए तो 5 से चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 70 पे। 5 से फिर से चला जाएगा कितने पे, 14 पे। और 2 से चला जाएगा 7 पे। सेम ऐसे ही इसके टुकड़े करेंगे तो 5 अट्ठे 40, 80 पे। 5 से फिर से चला जाएगा 16 पे और 2 से चला जाएगा 8 पे। हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें से हमारी कॉमन क्या क्या चीजें आ गई, 5, 5 और 2। और यहाँ पे भी 5, 5 और 2 हमारा आ गया कॉमन, है ना। तो अब ये जो कॉमन है ये तो हमारा हो गया। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, HCF निकालते हैं कि इसमें हमारा कॉमन क्या है, यानी कि जो मैक्सिमम जो वर्गाकार टाइल्स हैं वो कितने अमाउंट तक की हो सकती हैं। यहाँ पे देखो ना, संभावित रूप से अधिकतम कितनी टाइल्स आ सकती हैं। ठीक है, अधिकतम कितनी टाइल्स आएंगी, तो ये वाली तो होगी हमारी वर्गाकार टाइल्स के लिए। तो ये वाला अमाउंट तो हम छोड़ देंगे जो हमारा कॉमन होता है और इसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 7 गुणा 8 कितना आ जाएगा, 56 टाइल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी आ जाएंगी 56 टाइल्स जो हमारे है फर्स्ट ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 11, एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय करी। यदि वह चाल 6 किलोमीटर पर आवर की तेजी लाता तो उसे 30 मिनट कम समय लगता। यदि वह चाल को 4 किलोमीटर पर आवर कमी करता तो उसको 30 मिनट अधिक समय लगता। तो उसकी वास्तविक चाल ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो, या तो इसको शॉर्ट ट्रिक से कर लो, जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक पता है, या इसको लॉन्ग मेथड से कर लो। मैं आपको लॉन्ग मेथड बताती हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, हमने मान ली उसकी चाल x और उसको समय लगता है t। तो ये तो आ गई हमारी टोटल दूरी। और यहाँ पे देखो चाल में क्या हुआ है, वृद्धि कितनी, 6 किलोमीटर पर आवर की। समय में क्या हुआ, कमी हो गई। जब चाल तेज करी तो समय में कमी आ गई, क्योंकि दूरी तो हमारी सेम ही रहनी है। तो समय में कमी कितनी आई, 30 मिनट की, यानी कि घंटे में कितनी आई, 1/2 की। तो एक इक्वेशन तो बन गई हमारी ये। दूसरा क्या बोला है, xt, सेम दूरी तो हमारी यही रहनी है। दूसरा क्या है, x में कमी कितनी, 4 की। समय में कितनी वृद्धि, आधे घंटे की, तो 1/2। तो ये आ गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ से देखो xt कॉमन है। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहली इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट को। ठीक है, xt माइनस x/2 प्लस 6t माइनस 3, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, पहली इक्वेशन तो आ गई हमारी ये। दूसरी को सोल्व करेंगे तो सेम xt प्लस 1x/2 माइनस 4t माइनस 2, ये आ गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इसमें तो देखो इसमें से घटा देंगे या ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड घटा देते हैं पहले। xt से हमारा xt कट जाएगा, क्योंकि दोनों में xt है, इसमें भी xt प्लस का, इसमें भी xt प्लस का। ठीक है, अब यहाँ से देखो x माइनस x/2 प्लस 6t बराबर है 3 आ जाएगा, इसमें भी बराबर है 2 आ जाएगा। तो पहली इक्वेशन तो बन गई माइनस x/2 प्लस 6t बराबर है 3। दूसरी बन गई x/2 माइनस 4t बराबर है 2। माइनस x/2 प्लस 6t बराबर है 3 और x/2 माइनस 4t बराबर कितना है 2। ऐड करेंगे तो माइनस x/2 और प्लस x/2 से कट जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा 2t, क्योंकि 6t है प्लस का, 4t है माइनस का। और ये कितना आ गया 5। तो t की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ गई 5/2।
तो टोटल टाइम हमारा यहाँ से आ गया। अब t की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2। अब 5/2 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहीं पे पुट अप कर लेते हैं, -x/2 प्लस 6 गुणा 5/2, क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5/2 बराबर है 3। 2 से कट गया 3 पे, तो -x/2 बराबर है, ये कितना आ जाएगा 15, तो इधर आके घट जाएगा तो -12, तो x की वैल्यू क्या आ गई 24। ठीक है, x की वैल्यू ही हमें निकालनी थी, तो ये क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कांच की एक ठोस गोलाकार, यहाँ पे क्या दे दिया गोला, गेंद को पिघलाकर 3 mm त्रिज्या वाली कांच की छोटी छोटी गेंद बनेगी। बनी हुई छोटी गेंदों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे देखो सीधा हमें क्या दे दिया कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कांच की कुछ ठोस गोलाकार गेंद है, इनको पिघलाकर हमें 3 mm की कांच की बॉल्स बनानी है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में है और यहाँ पे है मिलीमीटर में, तो इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 90 mm। ठीक है, पहला तो हमारा हो गया यही। दूसरा, हमें गोले का आयतन पता होना चाहिए क्या है। गोले का आयतन हमारा क्या होता है 4/3 πr क्यूब, तो ये तो आ गया बड़े का, और छोटे से इसको भाग कर देंगे तो हमारी कुल बॉल्स की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पे बड़ा आर क्या है 90 mm, छोटी आर क्या है 3 mm, तो यहाँ पे देखो 90 गुणा 90 गुणा 90 बटा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से ये 3 कट जाएगा 30 पे, ये भी कट जाएगा 30 पे और ये भी कट जाएगा 30 पे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3 × 9 = 9 × 27 27,000 गेंद। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। 16,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दिया है, हमसे क्या पूछा है, अंतर हमसे पूछा, और कितने साल का 3 साल का। तो हमारी अभी चक्रवृद्धि ब्याज की क्लासें चल रही हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज जब 3 साल का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 3 साल के अरे हमारा कोड क्या था 3 3 1, और यहाँ पे ये जो 3 साल वाला ब्याज होगा ना, ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कॉमन होता है। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करेंगे 16,000 का 5% निकालेंगे, 16 पंजे 80। ठीक है, तो 16,000 का 5% क्या आ गया हमारा 800। तो ये तो है हमारा कॉमन, जो हमारा साधारण ब्याज में भी मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिलेगा। जो आगे के जो पैसे मिलेंगे वो हमारा होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो यहाँ पे देखो अब 800 का भी 5% निकालना है, तो 8 पंजे 40, तो ये तो हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज दूसरी साल का। अब तीसरी साल में क्या होगा, इस ब्याज पे भी हमें और ब्याज मिलेगा, तो 40 का 5% हमें और मिलेगा। ठीक है, तो 0 से कट गया 0, 5 दूनी 10, और यहाँ से 2 रुपये, तो 2 रुपये यहाँ पे हमें और मिलेगा। अब टोटल ब्याज कितना मिलेगा, वही से हम गुणा करते हैं, 4 × 12 120, और 2 रुपये यहाँ से, तो 2 रुपये यहाँ से कितना ज़्यादा ब्याज मिलेगा 122 रुपये, तो जो हमारे सेकंड ऑप्शन में। ठीक है, इस तरीके से देखो हमने ये जो फॉर्मूले हैं, जो हमने कोड वर्ड से हम चक्रवृद्धि ब्याज सीख रहे हैं, उससे हमारा जो अंतर है बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ब्याज तो होगा वो हमारा कॉमन होगा, वो हमें साधारण ब्याज में भी मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में भी मिलेगा। ये वाला ब्याज है वो जो सिर्फ हमें चक्रवृद्धि ब्याज में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? तो भिन्नों का जब कंपैरिजन करना होता है तो मैंने बताया आपको कि कैसे करते हैं, ऊपर क्या कर लेंगे 0 लगा लेंगे। तो सबसे पहले क्या 6/11 को कैसे लिखेंगे 60/11, तो 5 पे चला जाएगा। दूसरा क्या है 13/18, तो 130/18 है ना, 18 पंजे 90, 18 छिक्के, तो ये आगे चला गया 108 पे, और उससे भी आगे 18 7 126। ठीक है, ये चला गया 7 पे। अगला क्या है 15/22, ऊपर 0 लगाएंगे है ना, 22 पंजे 110,
22 छिक्के 22 है ना, ये 22 पंजे 110, 22 छिक्के 132, तो ये 6 पे जाएगा। ऐसे से हम 19 जीरो लगा लेंगे 36 से, है ना। ऐसे कर करके देखेंगे ये कितने पे चला जाएगा, 5 पे। 36 पंजे 180, तो देखो यहाँ पे भी 5 पे चला गया और यहाँ पे भी 5 पे चला गया। अगर सबसे छोटी निकालनी होती तो हम कंपेरिजन को और आगे करते, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, बड़ी संख्या निकालनी है। तो बड़ी के लिए इनसे बड़ी हमारे पास ऑलरेडी 2 संख्याएं हैं अभी, ठीक है, तो इसको तो हमें कोई मतलब है नहीं। आगे देखो 25/33, क्या करेंगे, फिर से वही ऊपर सेम ऊपर गुणा जीरो लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो 33 से ये कितने पे जाएगा, 8 पे चला जाएगा, 8 तिया 24, 7 पे चला जाएगा, है ना, 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 1 22, ये चला जाएगा 7 पे। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है, तो यानी कि हमें एक संख्या और आगे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन तो हमारे 2 ही ऑप्शन में कंपैरिजन मिलेगा, एक तो 13/18 में, एक 25/33 में, दोनों ऑप्शन में है, तो हमें और आगे देखना पड़ेगा। तो हम 1 पॉइंट तक इसको और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 130/18 था हमारा, कितने पे गया था, 18 साते पे, तो 18 साते हमारा कितना बन गया, 126, ठीक है। यहाँ पे बचा 4, तो जीरो लगाएंगे तो पॉइंट पे चला जाएगा, 18 दूनी 36, तो ये तो चला गया 7.2। और ये देखो ये वाला है 250, 250 को 33 से भाग करना, तो 7 पे गया था, 7 तिया 21, 2 7 तिया 21 और 2 33। अब यहाँ पे देखो कितना बचा था हमारा, 9 और 1, है ना, 19 बच गया। अब देखो, अब ये 2 से तो ज़्यादा पे ही जाएगा, यहाँ पे 190 है ना, ये फिर से चला जाएगा 5 या 6 पे, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी, 25/33। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कंपेयर करके देख लेंगे, अगर सेम आ रहा है तो एक दशमलव संख्या तक हम और ले जाएंगे चीज़ों को, ठीक है। एक मशीन के मूल्य में प्रति वर्ष 25% की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी कि उसकी मूल्य में कटौती हो रही है, उसका मूल्य गिर रहा है लगातार, ठीक है। यदि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसके मूल्यों के बीच 24,000 रुपये का अंतर है, तो पहले वर्ष के अंत में मशीन का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे देखो, पहले वर्ष में मान लो 100 रुपये है उसका मूल्य, दूसरे वर्ष में क्या हुआ, 25% की कमी, यानी कि मूल्य कितना रह गया, 75%। अब ये था पहला, ये था दूसरा, अब तीसरे वर्ष में क्या हुआ, 25%, 75 में भी 25% की कमी हुई है, तो 75 का 75% रह गया, है ना, यही रहा है। तो 75 का 75 निकालेंगे तो 3/4, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 पंजे 15, 1 3 7 21 और 1 22/4, तो यहाँ पे कितना आ गया, 225/4। सबको 4 से गुणा कर देंगे, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 400 मूल्य है, और यहाँ पे मूल्य कितना हो जाएगा, 300, और यहाँ पे 225, है ना। ये हमारा आ गया मशीनों के मूल्यों में कमी। अब देखो इन दोनों का अंतर दे रखा है, इन दोनों, तब यहाँ पे देखो दूसरे वर्ष के अंत में मूल्य 300, तीसरे वर्ष के अंत में मूल्य कितना, 225। हमारे अनुपात में अंतर कितना आया, 75 का, और रुपयों में अंतर कितना दे रखा है, 24,000 का। तो 24,000 कितने के बराबर हो गया, 75 के बराबर। और पहले वर्ष के अंत में मूल्य कितना है, 400, तो गुणा 400, 25 तिया 75, 25 से कम 25, 25 छिके 150, 3 से काटेंगे कितने पे कट जाएगा, 8,000 पे, है ना। 16 8 128, तो कितना आ गया, 1,28,000 रुपये, जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन में। चलिए आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।